हेलो सभी को जोहार। झारखंड सचिवालय की तैयारी में हम लोग खोरठा सब्जेक्ट को देख रहे थे। इसमें हम लोग एक पुस्तक को लिए थे, आंखें के गीत, जो श्रीनिवास पानोरी जी द्वारा लिखा गया है। 72 कविताएं हैं इसमें। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 53 कविताओं को देख लिए थे, उसके भावार्थ को भी समझ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कविता संख्या 54 से। इससे पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कविता संख्या 54 से। कविता संख्या 54 में है, हमरा के भूलल है कान्हा। तो चलिए सबसे पहले इसके कविता को सुन लेते हैं, फिर इसके भावार्थ को जानेंगे। हमरा के भूले है कान्हा, नाहक देल रे सेल, तोरा बेनु आवे रे कान्हा, निंदियो रे गेल, घुरी घुरी देखी रे कान्हा, आवे करे बाट, सोचे सोची भेली रे कान्हा, जूरी रे काठ। हमरा के भूलले है कान्हा, नाहक देल रे सेल, तोरो बेनु आवे रे कान्हा, निंदियो रे गेल, घुरी घुरी देखे रे कान्हा, आवे करे बाट, सोचे सोची भेली रे कान्हा, जूरी रे काठ। तो कवि श्रीनिवास पानोरी जी देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। बता रहे हैं कि यह एक वियोग श्रृंगार की कविता है। वियोग का मतलब होता है अलग हो जाना, बिछुड़ जाना। तो वही अलग होना, बिछुड़ने से क्या होता है, एक प्रेमी प्रेमिका में जो बिछुड़न होता है, जो बिछुड़ता है, उसका क्या असर होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो वही बताया है कि यह वियोग श्रृंगार की कविता है। नायिका को उसका प्रेमी भूल गया है। देखिए यहाँ नायिका को उसका प्रेमी भूल गया कहने का मतलब प्रेमिका को प्रेमी जो है सो भूल गया, किंतु नायिका उसे नहीं भूली है, यानी प्रेमिका जो है सो प्रेमी को नहीं भूली है। वह अब भी उसके आने का बाट देखती है, यानी प्रेमिका जो है सो अब भी अपने प्रेमी के आने का बाट देखती है, मतलब रास्ता देखती है, इंतज़ार करती है। रात की नींदें उड़ गई है, यानी जो बिछुड़न हुआ, जो बिछुड़ गई है, बिछुड़ने से उसके क्या है, उसकी याद आने के कारण जो रात की नींदें उड़ गई है। और नायिका अपने प्रेमी के विरह में सूखी लकड़ी की तरह काट हो गई है। मतलब प्रेमिका जो है प्रेमी के विरह आने के, उससे अलग हो जाने के कारण, दुख के कारण जो है सूखी लकड़ी की तरह हो गई है। सूखी लकड़ी की तरह हो गई है। सूखी लकड़ी जिस तरह से हो जाता है उस तरह से हो गई है। तो इसमें प्रेमी और प्रेमिका का बात हो रहा है। तो प्रेमी प्रेमिका इसमें कौन सा है, कान्हा का बोल रहा है। तो कान्हा जी, कान्हा कन्हैया, भक्ति एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये भक्ति रस की कविता है। ठीक। तो कान्हा के बिछुड़ने से गोपिकाओं के मन में जो होता है, अगर मतलब कान्हा के बिछुड़ने से गोपिकाओं के जो विरह दुख होता है उसके बारे में ये बताया गया है। नाच मुन रे नाच गे, लगताओ ना आँच गे, हमरे असरे नित्य नतुन खेला, दिन दोपहर साझ बेला, बड़ी पुण्य प्रेमिक मेला, यापन रसिक बाछ गे। अब सिंधु हवे पार लिए, नहीं हो तो जन्म यार, देखे पैबे एकाकार, मन के रंगे चुनरी अपन राग गे। प्रेम के देशे मन के भाव, रूप के नगरे फूले छाव, जोदी खोजे मन के ठाव, प्रेम के डोरे जुड़ा बांध गे। नाच मुंडरी नाच गे, लगतो नहीं आँच गे, हमारे आश्रय नित न तुन खेला, दिन दोपहर सांझ बेला, बड़ी पुण्य प्रेमिक मेला, आपन रसिक बाँछ गे। अब चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। बोल रहा है कि यह एक श्रृंगार रस की कविता है। मतलब इसमें श्रृंगार मतलब सजना संवरना के उसके बारे में है। ये श्रृंगार रस है, इसमें श्रृंगारिक कविता है। किसके श्रृंगार की बात कर रही है, तो चलो देखते हैं। इस कविता में जीवन में प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। मतलब इस कविता में प्रेम के बारे में बताया गया है, प्रेम कितना महत्व होता है, प्रेम की महत्व को बताया गया है। नायक नायिका जब प्रेम में एकाकार हो जाते हैं, मतलब नायक नायिका कहने का मतलब प्रेमी और प्रेमिका जब प्रेम में एकाकार हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, एक जैसा हो जाते हैं, तो शेष कुछ नहीं रह जाता। प्रेम का इतना ज़्यादा महत्व होता है। स्वर्ग सतयत आनंद का वातावरण व्याप्त हो जाता है, मतलब स्वर्ग जैसा लगने लगता है। जब दोनों प्रेम में एकाकार हो जाते हैं तो लगता है कि स्वर्ग यहीं आ गया है, स्वर्ग जैसा लगता है। आनंद का वातावरण व्याप्त हो जाता है, छा जाता है, सब कुछ तृप्त हो जाता है और पुनर्जन्म की आकांक्षा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब
उस समय ऐसा मतलब लगने लगता है कि सब कुछ तृप्त हो गया है, सब कुछ मतलब तृप्त हो जाना, और पुनर्जन्म की आकांक्षा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब फिर से जन्म लेने की कोई भी इच्छा की ज़रूरत नहीं होती है कि फिर से, है ना। फिर अतः अपने मनोनुकूल प्रेम का वर्ण करो, फिर मतलब कहता है कि इसलिए अपने अनुकूल, अपने मन के अनुकूल प्रेम का वर्ण करो, किसी से भी अपने मन के अनुकूल जहाँ पे हो वहाँ से प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोर ज़बरदस्ती के कारण प्रेम हो, वैसा नहीं। तो ये प्रेम की महत्व के बारे में बताया गया है नाच मुंडरी नाच गे इस कविता में। तोर आसें बांध घाटें आइजो सखी डहर देखी, बीतल कते बूंद वर्षा, कते जाड़ा शिशिर बसंत, कते आंधी कते तूफान, कते गर्मी कते हेमंत, कते धारा गैल बोह किंतु आँख तोर बाटें, ले सुगंध पवन आवे जाय छोड़ हमर ठावे, जरल मोरल उसठ गावे, झूठे तोर स्मृतिक फूल विरह जरल काठें, तोर आसें बांध घाटें, तोर आसें बांध घाटें आइजो सखी डहर देखी, बीतल कते बूंद वर्षा, कते जाड़ा शिशिर बसंत, कते आंधी कते तूफान, कते गर्मी कते हेमंत, कते धारा गैल बोह किंतु आँख तोरे बाटें। चलिए इसको भावार्थ को जानते हैं। इसमें श्रीनिवास पानोरी जी बता रहे हैं कि यह एक वियोग श्रृंगार रस की कविता है। वियोग श्रृंगार कहने का मतलब है कि अलग होना, बिछुड़ जाना। तो बिछुड़ने से फिर क्या दिक्कत होता है, क्या परेशानी होती है, उसके बारे में बताया गया है। कितना युग बीत गया किंतु नायिका की स्मृति गंध आज भी नायक के अंतःस्थल में शेष है। मतलब कहता है कितना युग बीत गया, कितना समय बीत गया, लेकिन फिर भी याद भी जो है सो प्रेमिका की याद जो है, उसकी स्मृति जो है याद भी नायक यानी प्रेमी के अंतःस्थल यानी मन में, हृदय में बचा है। किंतु वियोग की आग में जलकर कोयला हुए हृदय को अनुप्रामित करती है। कह रहा है किंतु वियोग यानी कि बिछुड़ने से, अलग हो जाने के कारण जो है सो आज भी उसके हृदय में जलकर, बिछुड़ने से क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वो भी अनुप्रामित कर रही है। आज भी नायक प्रतीक्षारत है और अभी भी प्रतीक्षा करता है, अपने प्रेमिका से मिलने की प्रतीक्षा में है। तोर आस है मतलब तुम्हारे आस में, बांध घाटे मतलब आज भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। इस कविता का कुछ मुख्य अंश दिया गया है, जैसे देखिए, लय सुगंध पवन आवे जाय छोड़ हमर ठावे, जरल मोरल उसठ गावे विरह जरल काठें। ये नायिका यानी प्रेमी प्रेमिका का मतलब यहाँ पे प्रकृति से है। प्रकृति के वियोग में क्या घटना घटती है उसके बारे में बताया गया है। अगली कविता है कविता संख्या 57, एटा एगो तपस्या। तो चलिए सबसे पहले इसको सुन लेते हैं, फिर इसके अर्थ को जानेंगे। एटा एगो तपस्या एटा एगो योग, करल धरल पानी फेर आपन प्रशंसाक रोग, आज मानिक सिंहासने बैठो बैठो खातिर लोक, कर रहल है एड़ी चोटिक फसीना एक, निकले रहल है मायके पूजे आज दल के दल, लौरे भिंजल मालाक बदल लेके युगतिक बल, आज युग के आंधी युग यात्री साधनाक देसें भोग। कवि श्रीनिवास पानोरी जी बता रहे हैं कि आत्म प्रशंसा बहुत बड़ा दुर्गुण है। आत्म प्रशंसा जो है सो बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर कोई आपकी आत्म प्रशंसा करता हो तो वो सबसे बड़ा दुर्गुण उसको मानना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। आत्म प्रशंसा से बना बनाया काम बिगड़ जाता है। आत्म प्रशंसा, किसी की आत्मक प्रशंसा करने से बना बनाया काम जो है सब बिगड़ जाता है, ये मान लेना चाहिए। कर्म एक तपस्या है। कर्म करना, कोई भी कर्म करना एक तपस्या है, किंतु आज के लोग तपस्या को छोड़कर ईश्वर की कृपा से, कूटनीति से, मुक्ति से सफलता हासिल करना चाहते हैं। मतलब अभी के समय में ऐसा है कि कोई कर्म नहीं करना चाहता और बैठे बिठाए भगवान की पूजा करने, भगवान से या ईश्वर की कृपा से, कूटनीति से, मुक्ति से, मतलब बड़ा ही ईजी तरीका से वो सफल होना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, कर्म नहीं करना चाहता है। तो ऐसे होने से काम नहीं बनेगा। ईटा एगो तपस्या यानी बोल रहा है कि कर्म करना ही होगा, करके कर्म जो है, कर्म एक तपस्या है और कर्म से ही हम लोगों को सफलता मिल सकती है, ऐसा सोचना चाहिए। इस कविता का कुछ मुख्य अंश दिया गया है। आज युग के आंधी युग आतरी साधना का देश है मांग। अगली कविता है कविता संख्या 58, धीरे धीरे बोल सखी। तो चलिए सबसे पहले इसको सुन लेते हैं, फिर इसके भावार्थ को जानेंगे।
धीरे धीरे बोल सखी धीरे धीरे बोल, युग युग के बंद दुबाइर चरण घाते खोल। आइजो नींद के गोदी सूतल जरल मरल देश, बिडुर नीति के कठोर हाथ के सहे नाना क्लेश। धीरे धीरे बोल सखी धीरे धीरे बोल, आइजो दारुण भूख के जले माथा सबके गोल। धीरे धीरे बोल सखी धीरे धीरे बोल, आइजो पानी भरे ज्ञानी आइजो धनी मानी। आइजो पैसे पैसे बिकाए कर्ण जैसन दानी। आइजो बड़ी मीठा लागे पाछो दिग के ढोल। धीरे धीरे बोल सखी धीरे धीरे बोल, आइजो मनुष्य के सिंहासन मानुष बिना सून। आइजो चंडे खाते महिषासुर के खून। आइजो 1 इंच खातिर महाभारत के रोल। लातिक मारी खोल हरिजन के भोज। धीरे धीरे बोल सखी धीरे धीरे बोल। कवि श्रीनिवास पानुरी जी देखिए बता रहे हैं कि यह एक अथार्थवादी कविता, अथार्थवादी मतलब समाज से रिलेटेड कविता है। कवि को आश्चर्य मिश्रित पश्चाताप होता है कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। कवि को आश्चर्य मिश्रित, आश्चर्य मतलब आश्चर्य मिश्रित, मिश्रित कहने का मतलब है उसको आश्चर्य होता है। और सुख दुख दोनों तरह का मतलब इसमें पश्चाताप होता है। कभी सुख का और दुख का दोनों तरह का पश्चाताप होता है, इसलिए बताया गया है मिश्रित पश्चाताप। कह रहा है कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है, आदमी ने कितना विकास कर लिया है, पर आदमी जिसके लिए या जिसके द्वारा निर्मित यह सभ्यता है वही आज मूल्यहीन हो चुका है। कह रहा है कि ये आदमी जो है सो आदमी ने कितना विकास कर लिया है, या फिर ये आदमी जिसके लिए कितना विकास कर लिया है। कहता है कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है कि ये आदमी ने और आदमी इतना विकास कर लिया है, पर ये आदमी जिसके लिए या जिसके द्वारा निर्मित है, आदमी जिसके लिए या तो जिसके द्वारा निर्मित है यह सभ्यता वही आज मूल्यहीन हो चुकी है। मतलब कहने का इसका यही अर्थ दे रहा है कि सभ्यता जो है, जो हम लोगों का संस्कृति है, वो संस्कृति सभ्यता वो नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। आदमी का विकास होने के बावजूद भी ये संस्कृति मूल्यहीन हो चुकी है, वही बता रहे हैं। धन जो साधन था वह साध्य हो चुका है। धन एक समय साधन था विकास करने का, या फिर अपने प्रगति विकास या भरण पोषण करने का, ये एक प्रकार से साधन था, वह साध्य हो चुका है। और मनुष्य जो साध्य था वह साधन हो चुका है। और अभी के समय क्या है, मनुष्य साधन हो चुका है। मनुष्य साधन हो चुका है किस लिए, तो धन अर्जन करने का। मनुष्य मतलब जो है सो साधन हो गया, मतलब धन को कैसे कमाया जाए, अर्जन करना मतलब प्राप्त करना। धन प्राप्त करने के लिए जो है सो मतलब अभी के समय में अगर देखा जाए तो सभी मनुष्य आने सभी लोगों का सिर्फ एक ही सोच रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। और पहले जो था धन जो एक प्रकार से साधन था, मतलब थोड़ा सा ही धन था और उससे उसी से मतलब कैसे अपने को भरण पोषण करना नहीं करना उसका एक वैल्यू होता था। लेकिन अभी के समय में कितना भी पैसा हो जाए कुछ हो जाए, लोगों को और फैलाव होते जाता है कि और कितना कमाएं तब जा करके और हम अच्छे सुख सुविधा से रह सकें। तो वही चीज़ बोल रहा है कि पहले साध्य था, अब वह साधन हो चुका है सिर्फ पैसा कमाने का मनुष्य। अगली कविता है कविता संख्या 59, साप बैन काटे जे। तो चलिए पहले इसको सुन लेते हैं, फिर इसके भावार्थ को जानेंगे। साप बैन काटे जे झारे वह है भाई, चांद के दहिक यह दाग कहे चिल्लाई चिल्लाई। आंधर बिन ये धरती प्रकाश नाई प्रकाश नाई, सूरज देखे कमल फूटे चांद देखे सालुक। फागुन मास है परास भाई बन के भीतर भालुक, मन के मंदिरे घंटा बाजे फूट के कंठे राग। साप बैन काटे जे झारे वो है भाई। कवि श्रीनिवास पानुरी जी देखिए बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि यह एक छायावादी कविता है। ठीक, छायावादी कविता है। देखिए क्या है, प्रकृति बड़ी रहस्यवादी है, यहाँ सार्थकता में भी निरर्थकता है। कवि का कहना है कि प्रकृति जो है सो बड़ा ही रहस्यवादी है, उसमें बड़ा ही रहस्य छुपा हुआ है। कहता है कि यहाँ सार्थक चीज़ों में भी निरर्थक चीज़ छुपा हुआ रहता है। ठीक, उसमें निरर्थक भी है, सार्थकता में भी निरर्थकता है। संगति में भी असंगता है, जिसमें संगति है, जिसके साथ में संगति है उसमें भी असंगता है, उससे भी अलग है कुछ। देखिए, अंधेरे
के कारण ही प्रकाश का महत्व है। बिल्कुल सही है। अंधेरे के कारण ही प्रकाश का महत्व। अगर अंधेरा ना हो तो प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता, प्रकाश का वैल्यू हम लोगों को समझ में नहीं आता। अंधेरा होता है तभी तो लगता है ना कि अंधेरा लग रहा, अब प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों को अंधेरा में प्रकाश के महत्व के बारे में बताता है कि प्रकाश कितना इम्पोर्टेंस है। तो वही बताया गया कि ये देखिए अंधेरा यहाँ पे प्रकाश का होना सार्थक चीज़ है और अंधेरा का यहाँ निरर्थक चीज़ है। तो वही बोल रहा है कि सार्थकता में भी निरर्थकता है, दोनों मतलब समाये हो रहता है। सूरज के कारण ही चांद का महत्व है। ये भी बात सही है, सूरज के कारण ही चांद का महत्व है। अगर सूरज नहीं होता तो चांद का तो अपना कोई रोशनी है नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं, जैसा कहते पड़ा रहता। लेकिन जब सूरज आता है तो उसी के चमक से देखिए चांदनी रात होता है तो चांद का महत्व बढ़ जाता है। यौवन का नाई यदि विषक देता है तो वहीं दंश के विष से मुक्त तृप्त भी करता है। यौवन का नाई कहने का मतलब यौवनावस्था में जब विषक देता है, वो अपने जवानी का विषक देता है, वहीं दंश के विष से मुक्त कर तृप्त भी करता है, ये वासना तृप्त भी करता है। और यह सब कुछ समय पर घटित होता है और ये सब समय समय पर ये घटित होते रहता है, इस तरह की बातें। सूर्योदय के साथ कमल खिलता है, सूर्य के उदय होने के साथ साथ कमल भी खिलता है। और चंद्रोदय के साथ कुमुदनी खिलती है। कुमुदनी एक प्रकार का फूल है, तो वो रात्रि में आने की चांदनी रात में खिलता है। तो वही बोल रहा है कि सूर्योदय, सूर्य से उदय होता है तो कमल फूल खिलता है, तो चंद्र जब उदय होता है चांदनी रात में कुमुदनी खिलती है। फागुन में पलाश फूल लगते हैं और अंधेरे के बाद रोशनी आती है। फागुन के महीने में पलाश का फूल फूलता है तो अंधेरे के बाद रोशनी आती है। अंधेरा जब होता है यानी रात होती है तो अंधेरा, और जैसे ही अंधेरा मिटता है वो रोशनी में परिवर्तन हो जाती है यानी दिन हो जाता है। तो इसे कविता का यही सार है। सांप बन काटे जे, मतलब जो सांप बन करके काटता है वही, उसी का विष से हम लोगों का भी झाड़ फूक और वही हम लोगों को अच्छा करता है। ये कविता का महत्व बताया गया है यहाँ पे। बैसाख मासे थकल पाथिक, बैसाख मासे थकल पाथिक खोजे शीतल छाह, कुसुम से जे नतुन जवानी सुंदरिक शीतल बाह, समय भले नागिन पासे हाजिर होवे नाग, आ काटे नियम विधिक भाई बुझा बड़ी दाय, साप बेन काटे झारे मंतरिया बेन भाई, कहूँ दिन कहूँ रात कहूँ रोध कहूँ छाह, कहूँ दिन कहूँ रात कहूँ रोद कहूँ छाह, बैसाख मास के थकल पाथिक खोजे शीतल छाह। अब चलिए इसके भावार्थ को जानते हैं। तो श्रीनिवास पानुरी जी देखिए क्या बता रहे हैं कि यह एक रहस्यवादी छायावादी कविता है। रहस्यवादी छायावादी कहने का मतलब ये प्रकृति से रिलेटेड कविता है, तो ये रहस्यवादी, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, समझना थोड़ा मुश्किल है। इस रहस्यवादी कविता है, रहस्य छिपा हुआ, ये प्रकृति से रिलेटेड है। क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ बैसाख मास का यूज किया। बैसाख मास जो है सो चैत में हम लोगों को क्या होता है, बसंत ऋतु स्टार्ट, बसंत का आगमन होता है, सभी जगह मतलब हरियाली छाना शुरू हो जाता है। तो उसी में यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार भीषण गर्मी के मौसम में जीव वृक्षों की शीतल छाया चाहता है। भीषण गर्मी में लोगों को क्या चाहिए कि कहीं ऐसा वृक्ष, घना वृक्ष हो जहाँ हम लोगों को ठंडा लगे, शीतल छाया। तो वही कहता है कि भीषण गर्मी के मौसम में कोई भी जीव को वृक्षों की शीतल छाया चाहता है। उसी प्रकार जवानी में एक जीवन संगी उसी प्रकार शीतलता प्रदान करता है। कहता है कि उसी प्रकार यौवनावस्था में यानी जवानी के समय में क्या चाहता है, वो एक जीवन संगिनी को चाहता है और उसी के साथ रह करके शीतलता प्रदान करता है। ये चीज़ नियम है। तो प्राकृतिक कैसा यह विचित्र नियम है कि यौनेच्छा रूपी नाग दंश कर घायल करता है, पर वही दंश शीतलता भी तृप्ति भी प्रदान करता है। तो कवि जी बता रहे हैं कि प्रकृति का यह कैसा विचित्र नियम है कि यौनेच्छा रूपी नाग कहने का मतलब यौन की इच्छा रखने वाला, यानी कि जो हम लोग विपरीत शरीरों के प्रति जो ढुलकते हैं या तो उसका जो आकर्षण रहता है वो जो है वो नाग दंश जैसा काम करता है। जैसे होता है ना कि बहुत लोग जो कहते हैं कि शादी होने के बाद तो बहुत तरह का दिक्कत होता है या परेशानी होता है, तो उस तरह की जो बातें करता है, तो वो कहता है उस तरह से वो घायल भी करता है, यानी कि लोगों को दुखी पहुंचाता है। लेकिन वही दंश जो शीतलता भी प्रदान करता है, यानी कि बगैर वो शादी किए अगर जो रहता है उसको ज़्यादा वो सुखी नहीं रह पाता, उसका सोचना है कवि का। तो वही बोलता है वो शीतलता का भी काम करता है और तृप्ति भी प्रदान करता है। तो दोनों चीज़ होता है, एक होता है कि उसका दंश भी झेलना पड़ता है शादी करने के बाद, और उसका फिर वो अच्छा भी रहता है। तो इस तरह का ये प्रकृति का नियम है, वो बता रहे हैं श्री
कवि निवास पानूरी जी। अब यहाँ कुछ मुख्य अंश दिया गया है, इस कविता का कुछ मुख्य अंश दिया गया है। तो मुख्य अंश में क्या है कि आकाट्य नियम विवेक भाई, बुझा बड़ी दाय, सांप बेन काटे, झारी मंतरिया कौन भाई, झारी मंतरिया केन भाई। अगली कविता है कविता नंबर 61। 61 में है 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम। 20 सूत्री कार्यक्रम ये सरकार की योजना से रिलेटेड कविता है, उसकी योजना को बताया गया है, उसकी योजना के बारे में बताया गया है। जो होता है ना पंचवर्षीय योजना, या उसी तरह में 20 सूत्री कार्यक्रम, मतलब 20 तरह के कार्यक्रम को कैसे करना है। तो वही बोल रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम, मतलब हमारा अब चिंता गम हो गया, मतलब सरकार जो सो अच्छे अच्छे कार्य को लाएंगे। तो उसी में मतलब उसी से रिलेटेड जो है सो कविता है। कवि श्रीनिवास पानूरी जी क्या देखिए बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको सुन लेते हैं, फिर इसके अर्थों को जानेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम। 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम, हवे देश अन्न भय डेंकी चोट धम धम धम। गाँव गाँव पाठशाला, खेते खेते पानिक नाला, योगी फेंक मिर्ग छाला। गाँव गाँव पाठशाला, खेते खेते पानिक माला, योगी फेंक मिर्ग छाला। आनत गिरनी छम छम छम, यानत गिरनी छम छम छम, भूल मुनिस सबके आस करिहा, नाय श्रीनिवास कंदू खील कंदू घास, कंदू बेसी कंदू कम। सुखल टांडी गहूम फूटल यारिक धारी फूल, दुख चिंता दूर भागत, युगे भूखल टन टन आयु उठत, डाकत वम वम वम। जोदी सफल हवे 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम, हवे देश अन्न भय डेंकी चोट धम 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 धम। तो चलिए क्या धम 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 कर रहे हैं इसको देखते हैं इसके बाद। तो कवि श्रीनिवास पानूरी जी बता रहे हैं कि यह एक यथार्थवादी कविता है, मतलब यथार्थवादी है, सामाजिक से रिलेटेड कविता है इसको। तो बता रहे हैं 1967 से लेकर के 77 ईस्वी तक, इस समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस समय जब प्रधानमंत्री थी 1967 से 77 के बीच में, तो देश में क्या किया कि आपातकाल की घोषणा की गई थी, और उसी दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। जब आपातकाल की घोषणा की गई थी उसी समय 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। यदि वह कार्यक्रम सही तरह से संचालित किया जाता तो सर्व पर जनहितकारी साबित होता। ठीक, क्या होता, सर्वहितकारी साबित होता। कवि के मन में इसी बात को लेकर संशय है और कवि चिंतित हैं। कहता अगर सही से उस कार्यक्रम को सही से लागू किया होता या सही से संचालित होता, जो भी कार्यक्रम जो रखा गया था 20 सूत्री के अंतर्गत ये कार्यक्रम होने चाहिए, उसको अगर सही तरह से संचालित किया जाता तो जाकर के सर्व पर मतलब पूरा एक जनहितकारी होता, साबित होता, अच्छा सभी लोगों के लिए फ़ायदा होता उस आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन के दौरान। लेकिन वैसा नहीं हो पाया, और इसी को लेकर के कवि के मन में थोड़ा संशय है और कोई चिंतित है, तो उसी से रिलेटेड ये कविता लिख दिए हैं। मुख्य अंश दिया गया है कंदू खील कंदू घास, कंदू बेसी कंदू कम, मतलब कहीं जो है सो खिल मतलब ज़्यादा अच्छा है, और कहीं घास मतलब कहीं वैसे सूखापन है घास जैसा है ना, और कंदू बेसी मतलब कहीं कहीं ज़्यादा, और कंदू कम मतलब कहूँ कहूँ कम, मतलब वैसे ही थोड़ा बहुत। तो इसी से रिलेटेड एक कविता। फिर चलिए अगले कविता सुनते हैं। अगली कविता है कविता संख्या 62, जोदी ख्वाजा मान। तो चलिए पहले इसको सुनते हैं, फिर इसके अर्थों को जानेंगे। जोदी ख्वाजा मान करे हतो निज के दान, तबे एते खोरठक जान। झूम उठते साधना खेते स्वर्ण सस्ये धान, लाल लाल गुलाबे फूल याम डारी मंजर, बसे नतुन करिल हवाएं सुवास, हरिहर आसपास सरैसा फूलें लहकल टाइड़, आर काते युग पाखी गान। तो चलिए श्रीनिवास पानूरी जी क्या बता रहे हैं इसमें, बता रहे हैं यह कविता खोरठा भाषियों साहित्यकारों के नाम है। ये जो कविता हमने जो लिखा है ये खोरठा भाषा के लोगों के लिए और साहित्यकारों के लिए उसके नाम पर है। कवि कहते हैं यदि खोरठा भाषा को एक ऊंचाई तक ले जाना है तो अटूट साधना करनी होगी। कहता है कि अगर खोरठा भाषा को एक ऊंचाई तक आनी, उसका प्रचार प्रसार आने की उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है उसको, तो अटूट साधना करनी होगी, बहुत मतलब साधना करनी होगी। तभी खोरठा सभी बंजरों ऊसर भूमि भी सस्य श्यामल हो उठेगी। मतलब इस तरह से अटूट साधना करनी होगी। अगर करते हैं तब जाकर के ये खोरठा जो सभी बंजरों कहने का मतलब जहाँ भी मतलब वैसा जगह जहाँ मतलब खोरठा का नाम भी नहीं जानता हो लोग, मतलब खोरठा बहुत कम मात्रा में बोलते हो, तो उस जगह भी जो है ना सो वहाँ के लोग भी खोरठा बोलना पसंद करेंगे और खोरठा भाषा को महत्व देंगे। वहाँ भी जो सस्य श्यामल हो उठेगी और गुलाब और
सरसों फूलेगी गुलाब की तरह और सरसों की तरह फूल उठेगी, मतलब खिलखिलाते, मतलब भाषा के, खोरठा भाषा के महत्व को समझ पाएंगे लोग, वहाँ का पता चल पाएगा कि खोरठा भाषा क्या है और वातावरण सुशासित होगा। तो ऐसे ही ये जो खोरठा भाषा के महत्व को बताया गया कि यानी खोरठा भाषा को हम लोग कैसे एक ऊंचाई तक, मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये कविता है। यदि ख्वाजा मन अगर मन चाहता है कि हमको खोरठा भाषा को ऊंचाई तक ले जाना है, उसको अच्छाई मतलब उसको प्रचार प्रसार करना है अच्छे से, तो इस तरह का ये हो सकता है। ये कवि श्रीनिवास पनोरे जी बता रहे हैं। इसमें कुछ मुख्य अंश दिया गया है कविता में, क्या है, तो झूई में उठे साधना के खेते हैं स्वर्ण संख्या धान। तो उसी कविता का बीच से एक लिया गया है, ठीक है। अगली कविता है कविता संख्या 63। कविता संख्या 63 में है, तोरा देख डर हवे है मने। तोरा देख करके डर होता है मन। कवि श्रीनिवास पानुरी जी देखिए क्या बता रहे। तो सबसे पहले इसको सुनते फिर इसके भावार्थ को जानेंगे। तोरा देख के डर हवे है मने, तोरा देख के डर हवे है मने, मानुष भरल बने, जाने जाने जोदियो बाघे भरल बन, ताव आइजो हरिन सवचंद करे विचरण, पाल के पाल झुंडे के झुंड दलें दलें, आइजो हरिने के खोजें घूरे हैं शिकारी, लोभी जीव मांसाहारी फेंक धनुक तीर, लेके स्वर्ग भेदी राइफल की जैसन हथियार, जानी जानी प्राकृतिक अक्षय भंडारी, फूक रहल है आपन बांसी, बाँट रहल है जीवन कने कने, तोरा देख के डर हवे है मने, मानुष भरल बने। कवि श्रीनिवास पानुरी जी देखिए इस कविता के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि तोरा देख के डर हवे है मने, मानुष भरल बने। इसका मतलब क्या भावार्थ बता रहे, देखिए चलिए सुनते हैं। यह एक अथार्थवादी कविता है। अथार्थवादी कविता वही रिलेटेड है समाज से। कवि कहता है कि आज का ये आदमी आदमखोर बांध से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। कहता है कि आज कर के लोग जो है आदमखोर बांध कहने का मतलब जो जहाँ पे आदमखोर लोग होते हैं, जो आदमी को भी मतलब नहीं समझता है, अपने आदमी को नहीं पहचानता, आदम को मारता है और उसको उसी का भोजन करता है, मार देता है। आदमखोर क्या होता है, आदमी को मार करके आदमी को ही खा जाता है। तो वो बोल रहा है कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है आज का समय, आज का आदमी लोग। कवि कहता है तोरा देख डर होवे है मने, मानुष भरल बने, मतलब तुमको देख करके डर होता है, मेरा मन डरता है, मानुष भर के तुम जो मानुष तरह देख करके जो मानुष जैसा दिखता है उसको देख करके हमको डर होता है। जबकि एक उदाहरण में दिया गया, जबकि बाघों के झुंड में भी हिरण स्वच्छंद विचरण करते हैं, तो मानुष होता है, मनुष्य को होकर के हमको डर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बाघ के झुंड में हिरण भी स्वच्छंद विचरण करता है, मतलब उससे भी खराब स्थिति है। बाघ हिरण को क्या करता है, खा जाता है, लेकिन बाघ में ईमानदारी आ गया, जो कि बाघ मतलब जहाँ झुंड बाघ का झुंड है वहाँ भी हिरण जो है, वहाँ हिरण को डर नहीं लगता है और वो उसके झुंड में जाकर के विचरण कर सकता है, स्वच्छंद विचरण करता है। तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हम लोग अपना मानुष है, मानुष के बीच में भी नहीं रह सकते हैं। जोदियो बाघे भरल बन, तख आँख हरिन स्वच्छंद करे विचरण, मतलब यही कविता के माध्यम से दिया गया। तो यही इसका बता रहे हैं। अगली कविता है कविता संख्या 64। आज हमर मने परलय। आज हमारे मन में याद हुआ, कुछ याद आया परलय, ठीक। तो कवि श्रीनिवास पानुरे जी देखिए क्या उसके मन में पड़ा है, क्या याद आया है उसको बता रहे। तो पहले इसको सुनते हैं फिर इसके अर्थों को जानेंगे। आज हमर मने परलय, आज हमर मने परलय, बीतल दिन एक बात, पानी घर के गाछे तरह एक नवीना के साथ, फूटल फूलें सटल लुगा छलकल यंग यंग, भिंजल हवे घोर हले नतुन भांग एक रंग, जिरायसन अनार सुथर हंसी रांगल दांत, पानी 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 भैलय आकुल तन मन प्राण, चित्तेक बाँसे नतुन सुरें फूटल नतुन गान, थामल बेचे पानिक धार तीतल कमल पात, आज हमर मने परलय बीतल दिन के बात। तो कवि श्रीनिवास पानुरे जी देखिए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं इसके भाव को जानते हैं। कवि अपने अतीत के उन दिनों को याद कर भावुक हो उठता है जब कवि को हर वस्तु में नवीनता के दर्शन होते थे। कवि अतीत यानी पुराने दिनों को, बहुत पहले के दिनों को याद करके भावुक उठता है, उसके भावना में बह जाता है। और कवि कहता है कि हर वस्तु में, और उस भावुकता में कवि को हर वस्तु में जो है सो नवीनता के दर्शन होते हैं, नवीन नवीन चीज़ों के दर्शन होते हैं, नया नया चीज़ दिखता है। झरझर वर्षा का पसी आनंद देता था, सब कुछ चिकना घुला पूछा पारदर्शी हुआ करता था, और कवि भावलोक में विचरण करने लगता था।
कवि पहले यानी पुरानी चीज़ों को याद करता करता झरझर उसको उस तरह के भावों को देख करके नवीन चीज़ों को मतलब जो दर्शन देता है उसको देख करके झरझर वर्षा का पसी आनंद देता है, मतलब आनंद में मग्न हो जाते हैं। सब कुछ चिकना घुला पूछा एकदम साफ साफ स्वस्थ एकदम पारदर्शी हुआ करता था। पारदर्शी मतलब दिखता था। कवि भावलोक में अपने भाव में जो है सो ये बहते जा रहा था, विचरण करने लगता था। फिर कहता तन मन पुलकित हो उठता था। पहले वाली चीज़ों को याद कर करके जो है सो उसका कवि का मन जो है सो तन मन पुलकित हो उठता है, मतलब आनंद में एकदम सराबोर हो जाता है। यह एक छायावादी और रहस्यवादी कविता, मतलब रहस्यवादी कविता मतलब यानी कि रहस्य को जानना मुश्किल है, वो कभी ही जान सकते हैं। अच्छा, कुछ अंश दिया हुआ, मुख्य अंश इसका कविता का दिया गया क्या है? तो फूटल फूलें सटल लुगा झलकल यंग यंग भिंजल हमें घोर हल नूतन मांगे रंग। ये कविता का कुछ मुख्य अंश बीच में से दिया गया है। अगली कविता है कविता संख्या 65, पूर्व दिगे सूरज उठल। पूर्व दिगे सूरज उठल। तो चलिए पहले इसको सुनते हैं, फिर इसके भावार्थों को जानेंगे। पूर्व दिगे सूरज उठल पश्चिम दिगे चांद। पूर्व दिगे सूरज उठल पश्चिम दिगे चांद। ऊपर दिगे सांझ तारा जगमग हेठ दिगे सांझ। ऊपर दिगे सांझ ताराक जगमग हेठ दिगे सांझ। अंधारक देशे बनेक भीतर हमर आगुक पथ। मानुष मारेक आशाएं दैत जहाँ बैसल हाथ। कैसे हम आगू बढ़ी खाली हमर हाथ सुंदरी हमर साथ। बहुत दिन के बाद भले ओकर संग देखा जहाँ लजाइल फूले हंसी आज करिया करिया रेखा। पूर्व दिगे सूरज उठल पश्चिम दिगे चांद। ऊपर दिगे सांझ ताराक जगमग हेठ दिगे सांझ। कवि श्रीनिवास पानुरी जी इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे यह एक छायावादी रहस्यमयी कविता है। क्या है? रहस्यमयी कविता है, मतलब इसमें रहस्य छुपा हुआ है इस कविता के भावार्थ में। कवि यहाँ एक डिंब खड़ा करता है। पूर्व में उगता हुआ सूरज, पश्चिम में उगता हुआ शुक्ल पक्ष का चांद, आसमान के तारे, संध्या और रजनी कभी भावलोक में विचरण कराते थे। ये सब क्या है कि भावलोक में विचरण कराते थे, पर आज कवि का आगामी पथ अंधकारमय है, मतलब आने वाला समय जो है अब अंधकारमय है, अंधकार में बीतेगा, है ना। और आदमखोर दैत्य निगल जाने को तैयार हैं। आदमखोर मतलब जो आदमी को परेशान करता है, आदमी को खा जाता है, उस तरह के दैत्य लोग जो आज परेशान करते हैं वो निगल जाने को तैयार हैं। यह कवि के जीवन संध्या की कविता है। कवि के जीवन संध्या मतलब अंतिम समय की कविता है। अगली कविता है कविता संख्या 66, आज हमर काम शेष। तो चलिए इसको पहले सुन लेते हैं, फिर इसके भावार्थ को जानेंगे। आज हमर काम शेष जाग उठल हमर देश। सेच सेच राखा जे धन सुगुम सुगुम दे धुराए एखन मिलल बहरो तो गरीब जखन। की जागा भाई राइत शेष आज हमर काम शेष। ऊ कहिया मानुष आर मोरला की रे सेब तब हम कथी ककर से कम। की जाग जाग है वनवासी आदि कविता विशेष। आज हमर फूल गंधे आकाश पाताल एक। झूम उठल प्राणवान एके बदलल अनेक किंतु आइजो स्वार्थ के टांडी टिकरे रेस। आज हमर काम शेष जाग उठल हमरे देश। सेच सेच राखा जे धन सुगुम सुगुम दे धुराई एखन मिल बहरो तो गरीब जखन। अब देखिए कवि श्रीनिवास पानुरी जी इस कविता के माध्यम से क्या बता रहे हैं। कविता कर्म का एकमात्र उद्देश्य है जन कल्याण, सोए जन को जगाना। और कवि ने कविता कर्म के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। और कवि के कविता कवि नहीं कवि के कविता कर्म के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। मतलब कवि श्रीनिवास पानुरी जी का कहने का उद्देश्य है कि किसी भी कोई भी कविता कहने का या उसके कविता कर्म का मतलब उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जन कल्याण कैसे हो। और यह सोए जन को जगाना मतलब जो अपनी क्षमता या अपनी अवस्थिति को जो भूल जा रहे हैं उसको क्षमता प्रदान कर उसको जगाना, उसको ज्ञान देना। और कवि के कविता कर्म के और फिर बोल रहा है कवि के कविता कर्म के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। जो इसका उद्देश्य था वो उद्देश्य प्राप्त हो चुका, प्राप्त कर लिया है। जनता अब जाग चुकी है, जनता भी अब ज्ञान को पा चुका है, जाग गई है कि हमें क्या करना है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई है। कवि अपना कर्म सफल और शेष मानता है। कवि अब जो है सो उसका अपना कर्म जो है सो कर लिया, वो अब शेष मानता है कि हम लोग मतलब कवि जो अपना विचार रखा था, जो सोच रखा था, वो पूरा उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। कविता का मुख्य अंश कविता के बीच में से कुछ है तो क्या है। सेच सेच राखा जे धन सुगुम सुगुम घुराए दें अखन मिल बहरी तो गरीब जखन।
अगली कविता है कविता संख्या 67। मायके कृपे आज हम पूर्णा, मतलब माई के कृपा से आज हम पूर्ण हैं। तो चलिए इसको पहले सुनते हैं, फिर इसके अर्थों को जानेंगे। माई के कृपे आज हम पूर्णा, छीन हमर आगो सूर्य, जहाँ ऊ पहुँचत नाय हुआ हम भाई। हम तो ऊ हीरा नाय जे राति चमके, हम तो वे दूर्य किंतु अपूछ, जैसन उलूक देसें सूर्य। कवि श्रीनिवास पानूरी जी इस कविता में बता रहे हैं कि कविता कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म है। कविता कर्म जो है, कविता कहना या कविता को सुनाना या कविता लिखना एक सर्वश्रेष्ठ कर्म है। कविता कर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ कर्म है। कवि की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक सूर्य की किरणें भी नहीं जा पाती। मतलब कवि का कहना है कि कवि का दृष्टि जहाँ तक जाती है, जहाँ तक वो सोच विचार रखते हैं, वहाँ तक सूर्य की किरणें भी नहीं जा पाती। किसी ने कहा है जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। मतलब किसी ने कहा है कि जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। रवि का मतलब सूर्य, जहाँ ना जा पाए सूर्य वहाँ जाता है कवि। किंतु बेदुर्य मुनि के समान तेज रहते भी यदि उसे सही स्थान पर प्रदर्शन का मौका नहीं मिला तो सब बेकार है। कहने का मतलब है कि अगर बेदुर्य मुनि के समान, मतलब बेदुर्य मुनि के समान तेज रहते हुए भी अगर कोई कवि है और बहुत ही तेज है, बहुत ही अच्छी सोच विचार वाला है, बहुत तेज अपने कविता के भाव को दिखाते हैं, लेकिन उसको सही स्थान पर प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला है, तो फिर उसके विचार धरे के धरे रह जाते हैं, सब बेकार हो जाते हैं। ये कवि का मानना है। फिर देखिए कवि का कुछ मुख्य अंश दिया हुआ है, क्या है? तो छीन हमर आगू सूर्य, जहाँ वो पहुँचते न हुआ हम जाए। छीन हमर आगे सूर्य, मतलब हमारे आगे सूर्य भी जो है सो कमज़ोर पड़ जाता है। जहाँ वो नहीं पहुँच पाता, जहाँ सूर्य नहीं पहुँच पाता, वहाँ हम पहुँच जाते हैं, हमारे आवाज़ को पहुँचा देते हैं, और हुआ हम जाए, वहाँ मतलब हम जाते हैं। तो ये कवि श्रीनिवास पानूरी जी ही बता रहे थे अपने कविता के माध्यम से। अगली कविता है कविता संख्या 68। ऐसन पहर के टैके डहर हमर, मतलब ई पहर, मतलब इस समय में हमारा डहर कौन रोक रहा है, मतलब मेरा रास्ता कौन रोक रहा है। तो ये सब कुछ कविता है कवि श्रीनिवास पानूरी जी। देखिएगा, पहले इसको सुन लेते हैं, फिर इसके अर्थों को जानेंगे। ऐसन पहर के टैके डहर हम, ऐसन पहर के टैके हमर डहर, जखन भाविक सिंधु लहर ऊपर उप लहर। कौन नाविक मन के साधे नौका आपन खोलल, कौन पाखी पारे जाए पंखा आपन तोलल। डायर ऊपर पाखी कौन डाके घर घर, ऐसन पहर के टैके हमर डहर, जखन भाविक सिंधु लहर ऊपर लहर। अब चलिए इसके अर्थों को जानते हैं। कवि श्रीनिवास पानूरी जी बता रहे हैं कि यह कविता गृहस्थ जीवन की व्यावहारिकता और भावना जगत की कल्पनात्मकता के बीच द्वंद्व की कविता है। मतलब कह रहे हैं कि ये जो कविता है वो गृहस्थ जीवन से रिलेटेड है, उसके गृहस्थ जीवन की जो व्यवहारिकता होती है उससे रिलेटेड है, और कल्पना जगत में जो अपनी भावना की जो कल्पना में हम लोग बहते हैं उसके बीच की द्वंद्व की कविता है। कवि का मन भावना लोक में विचरण करने लगता है। कवि का मन जो है सो भावना लोक में अपने भावों में विचरण करने लगता है। एन वक्त गृहस्थ पारिवारिक जीवन की खुरदरी व्यवहारिकता बीच में आ जाती है। मतलब जब कवि किसी भाव में बह रहे होते हैं, और हर समय हर किसी के दृष्टि में होता है कि किसी भाव में बह रहे होते हैं, किसी दूसरे विचारों में विचरण कर रहे होते हैं, उसी समय क्या होता है कि गृहस्थ पारिवारिक जीवन की खुरदरी, मतलब उसके व्यवहार के बीच में कुछ छोटी मोटी चीज़ें उसकी याद आने लग जाती है, बीच में आ जाती है। और भावना जगत में उड़ने वाला पाखी पुनः पेड़ की डाल में बैठी पाखी की पुकार को अनसुना नहीं कर पाता। मतलब भावना जगत में, भावना में जिस भावना वाले विचार में हम लोग बह रहे थे, उसको छोड़ करके पुनः पेड़ की डाल में बैठे, यानी पुनः अपने गृहस्थ पारिवारिक जीवन वाला जो, जिससे हम लोगों को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, उसको पुकार करके उसको भावना वाली, मतलब अच्छी बात को अनसुना कर देते हैं और इसकी बातों को सोचने लगते हैं, नहीं कर पाता। और भाव जगत में उड़ने की लालसा और कल्पना लोक कोमलता एक और है, पर दूसरी ओर पारिवारिक जीवन की खुरदरी व्यवहारिकता। मतलब यहाँ कवि बताना चाह रहे हैं कि जब कभी भी हम अच्छे भावों में या अपने भावना के संसार में बह रहे होते हैं, उसी समय गृहस्थ पारिवारिक जीवन ऐसा होता है कि उसी के बीच में हम लोग फंस जाते हैं और उसके विचारों को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगली कविता है कविता संख्या 69। हाय हम ललकले रहली। तो चलिए पहले इसको सुनते हैं, फिर इसके अर्थों को जानेंगे।
हाय हम ललकले रहली आजीवन तरसते रहली, बन पहाड़े नदी घाटे हेराइल धन खोजते रहली। हाय हाय हम ललकले रहली आजीवन तरसते रहली, लोरे मेटाई पानी के प्यास, साग पाते मांस मांस मोटा सांसें जीरा वासें। दबेर दबेर घोंसरते रहली, हाय हम ललकते रहली, छलके रानी भर के पानी सोना के गिलासें, आय के पासें बढ़ के तनी कहते रहली। हाय हम ललकते रहली आजीवन तरसते रहली, हाय हम टानेते रहली, हाय हम टानेते रहली, हाय हम ललकते रहली आजीवन तरसते रहली, बन पहाड़े नदी घाटे हेराइल धन खोजते रहली, हाय हम ललकते रहली आजीवन तरसते रहली। चलिए इसके अर्थों को जानते हैं। कवि श्रीनिवास पंडित जी क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि यह कविता वियोग श्रृंगार प्रधान कविता है। मतलब ये जो कविता है हाय हम ललकते रहली कविता, यह एक वियोग श्रृंगार है। मतलब अपने से बिछुड़ने वाली बिछुड़ जाता है उसके साज धजा वजह के श्रृंगार में ये प्रधान कविता है। कवि की काम तृष्णा आजीवन बनी रही, कभी पूर्ण नहीं हुई। कवि का जो है काम तृष्णा जो है आजीवन मतलब असमय तक, मतलब लास्ट अंतिम समय तक जो है सो बना रहता है। उसकी काम तृष्णा कभी भी पूर्ण नहीं हुई, उसकी इच्छा जो है सो कभी भी पूर्ण नहीं हुई। इस कविता के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं। यही है ललकला, ललकले, ललकले मतलब ललकना, ठीक, ललकते रहना, तो वही चीज़ है। अब इसमें कुछ मुख्य अंश दिया गया है कविता का। क्या है कि लौरे मटाई पानी प्यास, सागे पाते मांस मांस मोटा सांसें जीर्ण वासें। मतलब रूखा सूखा खाना और आंसुओं से प्यास बुझाता रहा, जीर्ण शीर्ण जीवन जीता रहा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जो बाकी कविताएं हैं उसके साथ। उसके अगले वीडियो में हम लोग उसके मतलब इस क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं, एग्जाम की दृष्टि से आने वाले हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते जाएंगे। ये 72 कविता, जितने भी 72 कविताएं हैं, सभी 72 कविताओं के बीच चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।